नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, इस कहानी का नाम है अभागी माँ और ये उसका पहला पार्ट है। तो दोस्तों चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। दिशा बेटा, तुम्हें पता है अभी कितने बज रहे हैं? ये कोई समय होता है घर से बाहर घूमने का? बेटा, समय पर घर पहुंच जाना चाहिए। लड़की की जात इतनी देर तक घर से बाहर रहे ये सही नहीं है। विद्या देवी ने दरवाजा खुलते ही उधर बिना देखे ही कहा, दादी, आपकी हर बात पर टोकने की आदत जाएगी नहीं क्या? कितनी बार कहा है खाना खाकर आप सो जाया करें। और वैसे भी 10 ही तो बजे हैं। आप घर से बाहर निकल कर देखिए, लोग तो 12 बजे तक भी नहीं सोते। एक आप हैं, अंधेरा होते ही चिल्लाना शुरू कर देती हैं। दिशा ने मुंह बनाते हुए झुंझलाकर कहा, बेटा, मैं तुझे बाहर जाने से नहीं रोकती, परंतु समय रहते अपने घर में आ जाना चाहिए। रात बिरात कुछ ऊंच नीच हो जाए तो फिर क्या करेंगे? विद्या देवी ने धीरे से कहा। जब दिशा बड़बड़ाती हुई अंदर गई तो उसकी माँ सुनीता ने कहा, दिशा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम रोज रोज उनकी बातों पे ध्यान मत दिया करो। बेटा, वो थोड़े पुराने ख्यालात की हैं तो तुम्हें टोक देती हैं। तुम्हें उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। जब उनको एक बार कह दिया कि वे मुझे रोज रोज ना टोके तो मम्मा, उनको भी तो समझ जाना चाहिए ना। दिशा ने हाथ पैर पटकते हुए कहा। चलो ठीक है बेटा, गुस्सा नहीं करते, जाओ अपने रूम में जाओ। सुनीता जी ने दिशा को शांत करने के इरादे से कहा। अब यह सब हर तीसरे दिन की बात हो गई थी, परंतु विद्या देवी ने धीरे धीरे चुप रहना शुरू कर दिया। हालांकि उन्हें अपनी पोती की चिंता होती थी, परंतु वह यह भी जानती थी कि मेरी बातों से किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसलिए वह बस अंदर ही अंदर दुखी रह सकती थी। इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। आज फिर विद्या देवी परेशान हो सारे घर में चक्कर लगा रही थी। बार बार बेचैनी से घड़ी देखती और फिर दरवाजे की तरफ देखती। रात के 11 बज रहे थे और दिशा अभी तक पार्टी से नहीं लौटी थी। अंदर जाकर घर में देखती तो उसके बेटा बहू शक्ति और सुनीता दोनों टीवी देखने में लगे थे। किसी को कोई फिक्र ही नहीं थी जवान बच्ची कब घर आएगी, कहाँ गई है। विद्या जी ने पहले जब बेटे को टोकना चाहा था तब शक्ति ने उसे चुप करा दिया था, ये कहकर कि अम्मा, जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है, आप अपनी दकियानूसी बातें ना किया करें। बच्चों को भी अपनी फ्रीडम चाहिए होती है। बात बात पर उन्हें टोकना अच्छा नहीं लगता। फिर अगर परेशान होकर बच्चे कुछ बोल देंगे तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप उनकी चिंता छोड़कर भगवान का नाम लिया करो। विद्या देवी भी क्या करे, जब से उसके पति की मृत्यु हुई बिल्कुल अकेली हो गई थी। बच्चों की आधुनिक दुनिया में खुद को एकदम अनफिट सा पाती थी। बहुत चाहती कि कोई टोका टाकी ना करूं, पर देखती आंखों माखी भी तो नहीं निगली जाती। 12 बजने को आए और दिशा अभी तक घर नहीं आई। विद्या देवी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। हल्की सी सरसराहट होती तो नजर दरवाजे पर ही जाती। दिशा 12 बजे के बाद लड़खड़ाते कदमों से घर में घुसी। देखा, दादी चौकीदार बनी उसी की राह देख रही है। बुरा सा मुंह बनाकर वॉशरूम में घुस गई। जब बहुत देर तक निकली ही नहीं तो विद्या देवी समझ गई कि उससे कुछ भी कहना बेकार है। दो चार उल्टे वो भी सुना देगी। उन्हें मन मार के मुंह पर चद्दर लपेट सो जाने की कोशिश करने लगी। वक्त यूं ही आगे सरकता जा रहा था। विद्या देवी ज़्यादातर समय पूजा पाठ में और सत्संग में बिताने लगी थी। एक दिन सभी बहुत दिनों बाद डाइनिंग टेबल पर एक साथ इकट्ठे होकर खाना खा रहे थे। हंसी खुशी का माहौल था कि अचानक दिशा को वोमिटिंग सी महसूस हुई। वो घबरा के भागी वॉश बेसिन की तरफ। शक्ति पहली बार गुस्सा हुए सुनीता पर। पता नहीं ये लड़की सारा दिन कहाँ गर्मी में घूमती फिरती है। बदहजमी हो गई है या फिर लगता है डिहाइड्रेशन हो गया है। डॉक्टर को दिखाओ। सुनीता ने अपनी एक फैमिली डॉक्टर वर्षा को झट से बुला लिया। बुलाती भी क्यों नहीं, उनकी लाडली बेटी को वोमिट जो हुई थी, कहीं तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो।
डॉक्टर वर्षा ने सुनीता से शिकायत की। अरे सुनीता, बेटी की शादी कर ली और हमें बुलाया भी नहीं, क्या? सुनीता जैसे आसमान से जमीन पर गिरी। ऐसा क्यों बोल रही हो वर्षा? सुनीता ने थूक निगलकर अपने सूखे हुए गले को गीला करते हुए कहा। डॉक्टर वर्षा हंसते हुए बोली, तुम नानी बनने वाली हो सुनीता, बधाई हो। अब जल्दी से मिठाई ले आओ। इतना सुनना था कि सुनीता का सारा शरीर पसीने से भीग गया और गला एकदम सूख गया। उसकी स्थिति ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। घर में जब यह बात पता चली तो मानो कोहराम मच गया। शक्ति तो गुस्से में आग बबूला होकर सुनीता और दिशा पर बरस पड़ा। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। फिर सुनीता ने खुद को संभाला और वर्षा से गिड़गिड़ाते हुए कहा, तू मेरी अच्छी सहेली है, प्लीज़ इस बात को सीक्रेट ही रखना। अभी कोई तरीका बता इससे छुटकारा पाने का। हमें तुरंत अबॉर्शन करवाना है, वरना कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेंगे। वर्षा ने कहा, हाँ, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी इलाज हो सकता है। तुम इसे कल नर्सिंग होम में एडमिट करवा दो। दिशा को नर्सिंग होम में एडमिट करवा दिया गया। जांचें हुई तो पता चला फिटस 3 मंथ का है और दिशा एनीमिया से पीड़ित है। इसलिए पहले कुछ दिन उन्हें दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, उसके बाद कुछ तो हो सकता है। इसी बीच डॉक्टर वर्षा को 1 महीने के लिए अचानक से बाहर जाना पड़ा। किसी और डॉक्टर को दिखा नहीं सकते, बदनामी का डर जो था, तो वर्षा जी के आने का इंतजार करना ही ठीक समझा गया। जब डॉक्टर वर्षा वापस आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वर्षा जी ने कहा, सुनीता, अब तो कॉम्प्लिकेसी बढ़ गई है, दिशा की जान को भी खतरा हो सकता है। अब एक ही तरीका है, अब तू इसे लेकर कहीं दूर चली जा। बेबी होने के बाद आ जाना, जब तक यहाँ कोई भी बहाना बना देना। वर्षा ने बताया, उसकी एक जान पहचान की डॉक्टर है दिल्ली में, वहाँ चले जाना, मैं बात कर लेती हूँ उनसे, वो तुम्हारे रहने की व्यवस्था भी कर देंगी। सुनीता के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था इसके अलावा। कुछ समय के लिए वो बेटी दिशा के साथ वहाँ चली गई। घर में सब जान गए थे, घर की इज्जत आबरू बचाने का अब शायद यही विकल्प बचा था। दिल्ली में वो आकर ठहरी थी, वो शहर जहाँ किसी को किसी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। वहाँ न जाने ना कोई जान पहचान थी। दोनों की मन स्थिति इस समय ऐसी थी कि बिल्कुल चुपचाप रहती। कई दिन निकल जाते, माँ बेटी आपस में बात भी न करती, जैसे एक दूसरे से नजरें चुराती। कहाँ दिशा इतनी चुलबुली और शरारती, और अब जैसे हंसना बोलना सब भूल गई हो। सुनीता भी बहुत उदास परेशान रहती। रह रह के उन्हें अपनी सास विद्या देवी की हिदायतें याद आती और बिना रुके आंसू उनकी आंखों से बहते जाते। मैंने उनका कितना अपमान किया, उन्होंने मुझे लाख समझाया पर मेरे कानों जू तक न रेंगी। शायद भगवान मुझे इसी बात की सजा दे रहे हैं। वो मुझसे कितनी बार बोलती थी कि आजकल का माहौल खराब है, बेटी को खूब पढ़ाओ लिखाओ, पर इतनी ही आज़ादी दो जो आज़ादी उनके जीवन संवार सके, ना कि बर्बाद कर दे। विद्या देवी ने कई बार अपनी बहू सुनीता को दिशा का ख्याल रखने की हिदायत दी थी, पर वो आधुनिकता की बेड़ियों में जकड़ी कहाँ उनकी बातें सुनती थी। उधर दिशा भी इस गिल्ट में थी, जी रही थी कि उनकी दादी की बात कभी नहीं सुनी। दादी ने उसे कितनी बार प्यार से समझाया था, पर उसे दादी ओल्ड फैशन, पकाऊ और कितनी बोरिंग लगती थी। काश कभी उनकी बात मान लेती तो आज इस मुसीबत में ना फंसती। जब भी उसे अपने बॉयफ्रेंड का ध्यान आता, गुस्से से उसकी मुट्ठियां भीग जाती। कितना धोखेबाज था वो, इतनी मीठी मीठी बातें कर मुझे फंसा लिया और बाद में साफ बच निकला, पाखंडी कहीं का। काश माँ ने कभी मुझे समझाया होता कि जवान होती लड़की को क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किन से मिलना या नहीं मिलना है। कभी भी मुझे रोकती तो आज ये दिन ना देखती। उसे अपनी माँ से नफरत सी होने लगी थी। ऐसे ही करते करते कुछ माह बीत गए और एक दिन उसने एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बहुत सुंदर प्यारा बच्चा था वो, और एक खास बात, उसके सीधे हाथ में 6 उंगलियां थी जो उसे सबसे अलग करती थी।
नज़र भर के देख भी न पाई थी वो कि उसकी माँ बच्चे को लेकर बिल्कुल मुंह अंधेरे कहीं किसी मंदिर की सीढ़ियों पर रखाई। बहुत रोई वो। बेशक वो बच्चा नाजायज़ था, पर उसकी सज़ा इस बच्चे को क्यों? आखिर क्या गलती है उसकी जो उस दूध मुँहे बच्चे को माँ से दूर कर दिया, छोड़ दिया मंदिर की सीढ़ियों पर, बिना ये जाने कि उसका क्या होगा। कोई कुत्ता नोच खाएंगे या किसी ज़रूरतमंद के हाथ लगेगा या पता नहीं क्या होगा उसका। माँ के सामने बहुत गिड़गिड़ाई, माँ मुझे मेरा बच्चा वापस ला दो, मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी जहाँ हमें कोई नहीं भी जानता होगा। सुनीता जी ने उसे धमका दिया और साथ में हिदायत भी दी कि भूल जा उसे, ज़्यादा रोएगी तो तेरी आंखें खराब हो जाएंगी। अगर बच्चे के साथ तुझे भी कहीं भेजना होता तो इतने दिन तेरे साथ थोड़ी ना पड़ी रहती यहाँ पर। दिशा खूब रोती अकेले में, लेकिन मजबूर थी। नहीं जानती थी कि ये रोना अब उसकी किस्मत बनने जा रहा है। अपना दिल का टुकड़ा अनजान जगह छोड़ते हुए उसका दिल फटा जा रहा था, पर वो लाचार थी। माँ बेटी दोनों घर आ गई, किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। किसी ने पूछा भी तो कोई बहाना बना दिया। कभी कभी हम जिंदगी में इतने मजबूर कैसे हो जाते हैं। कल तक की मस्त बिंदास लड़की रातों रात जैसे बूढ़ी दादी बन गई थी। उदास सी खोई खोई सी हर वक्त ख्यालों में गुम रहती थी। अब वो यूं तो उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी थी, पर उदासी और उसका साथ अब चोली दामन का सा हो चुका था। सब उसे एक हादसा समझकर भूल गए थे, पर दिशा कैसे भूल पाती अपना अंश जो छोड़कर आई थी। अगर उसे कुछ हो गया होता तो सब्र भी कर लेती कि वो इस दुनिया में नहीं है, और अब कैसे रहे उसके बगैर। दिल तड़प उठता अपने बेटे को देखने के लिए। क्या सजा दी है भगवान ने उसे। एक बच्चे को खोने का दर्द वही समझ सकता है जिसने कभी अपने बच्चे को खोया हो या जो कभी अपने बच्चे से दूर रहा हो। एक माँ जब अपने बच्चे को 2 घंटे अपने से दूर रखती है तो उसका दिल धक धक करता है कि पता नहीं उसका बच्चा 2 घंटे कैसे रहा होगा। परंतु इधर तो दिशा का बच्चा उससे दूर था और उसे यह तक नहीं पता था कि वह किस हालात में होगा। वह किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी, परंतु ऐसा हो नहीं सकता था। वह जी जरूर रही थी, मगर उसके जीने की सभी आशा मर चुकी थी। परंतु कहते हैं ना कि समय हर घाव भी भर देता है। तो धीरे धीरे समय बीतता गया और आशा भी जिंदगी जीने लगी, परंतु गुमसुम और एकदम उदास। वो ग्रेजुएशन पहले ही कर चुकी थी, अब बीएड कर रही थी। विद्या देवी जब जब दिशा को देखती तो उसे उसका बहुत दुख होता। उसका भी कलेजा फट कर मुंह में आने को हो जाता, परंतु वह भी क्या करती। जब समझाती थी तब तो कोई समझने को तैयार नहीं था। वह भी अपनी पोती को देख देख कर हमेशा परेशान सी ही रहने लगी। उसके पिता उसकी माँ पर जोर डालते कि अब इसकी शादी जल्दी करवा देते हैं, सब भूल भाल के अपनी गृहस्थी में रम जाएगी। अच्छा लड़का मिलता भी कहाँ है जल्दी सी। फिर जल्द ही एक सुयोग्य लड़का मिलते ही दिशा के हाथ पीले कर दिए गए। वो बिना विरोध किए एक कठपुतली सी बन के रह गई थी। ससुराल में बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था। वहाँ शक्ति और सुनीता ने जी खोल कर पैसा लगाया था ताकि इस पैसे की चकाचौंध में वो लोग उनकी बेटी को कुछ न कह सकें, अगर कभी कुछ जान भी ले तो। अक्सर पैसे वाला आदमी हर चीज को पैसे से तोलने की कोशिश करता है, फिर चाहे वो रिश्ते हो या जज्बात। यही शक्ति और सुनीता ने भी किया। दिशा हर समय डरी सहमी सी रहती तो सब समझते कि लड़की बड़ी शालीन, संस्कारी और पैसे का घमंड तो बिल्कुल छू भी ना गया है अभी उसे। दिशा की शादी को काफी समय हो चला था, पर वो सामान्य ना हो पाई। उसके मन में हर पल अपने किए गलत काम का एहसास रहता और वो डरी डरी सी रहती। उसकी जेठानियाँ, ननद, देवर उससे मजाक करते, हंसी ठिठोलियाँ करते, पर वो फीकी सी मुस्कुराहट से ही उनसे बात करती। एक दिन उसकी जेठानी ने उसके पति को घेर लिया। क्यों देवर जी, हमारी देवरानी को कहीं घुमाने नहीं ले जाते आप? देखिए कितनी बोर होती रहती है वो। दिशा का पति आलोक हंसते हुए बोले, अरे आप ही समझाओ अपनी देवरानी को, ये जहाँ हुक्म करेगी
बंदा जाने को तैयार है। आप शायद हनीमून पर भी तो नहीं गए हैं अभी तक। चलिए इस बार पहले जम्मू वैष्णो माँ के दर्शन करके आइए, फिर आते वक्त दिल्ली घूम कर आइए, उनकी भाभी ने कहा। दिल्ली का नाम सुनते ही दिशा डर से पीली पड़ गई। उसका अतीत चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो डरते हुए बोली, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। वो बौखलाई सी बोल पड़ी। उसका इस तरह रिएक्ट करना बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था सबके लिए, पर बात आई गई हो गई। किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दिशा अब ज़्यादा असहज रहने लगी थी। कभी कभी आलोक को शक होता उस पर कि ये मुझसे शादी तो करना चाहती थी क्या, या फिर इस पर दबाव डाला गया था। एक दिन सीधे उन्होंने दिशा से ही पूछ लिया, सच बताओ दिशा, तुम किसी और को चाहती थी ना? दिशा घबरा गई। नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं, तुम खुश नहीं लगती हो इसलिए बस। वो भी कुछ गंभीर स्वर में बोले। दिशा जबरदस्ती मुस्कुराने का प्रयास करने लगी। गलत कहाँ कह रहे थे वो? अपना स्वाभाविक व्यवहार कहाँ छुपा रही थी वो? अब तो दिशा की सास को भी यदा कयदा उनसे शिकायतें होने लगी थी। 2 साल बाद भी वो सामान्य नहीं हो पाई थी। कब दादी बनाओगी हमें? शुरू में पूछे गए ये प्रश्न हंसी मजाक से कब के तानों में बदल चुके थे। आलोक और दिशा के सारे टेस्ट नॉर्मल थे, पर भगवान दिशा की गोद न भरते। धीरे धीरे उसकी शादी को 5 साल गुजर चुके थे, पर अब तक उसकी गोद खाली थी। 5 साल में भी दिशा का व्यवहार सामान्य नहीं हुआ, क्योंकि दिशा उस इंसिडेंट को भुला ही नहीं पा रही थी। इधर धीरे धीरे घर में औरतों ने कानाफूसी शुरू कर दी। इसके नहीं होंगे कोई बच्चे बच्चे, बांझ है ये तो। उसके कानों में ये शब्द नस्तर की तरह चुभते थे। मन करता चीख चीख के सबको बताए कि मेरे इतना प्यारा बच्चा हुआ था, पर बेबसी में सिर्फ आंसुओं की घूंट पीकर रह जाती। उसे भगवान का न्याय समझ न आता। जब कुछ पता भी न था तो कंवारी कन्या को माँ बना दिया। अब एक बच्चे को तरस रही हूँ तो मेरी झोली खाली है। लगता है दूध मुँहे बच्चे को अपने से अलग करने की सजा दे रहा है मालिक मुझे। दे भी क्यों ना, आखिर इतना घोर पाप जो किया है। वारे विधाता, तेरे खेल निराले हैं। आलोक पर अब उसके माता पिता एक बच्चे के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। आलोक भी अब परेशान हो गया था दिशा की उदासीनता से। ऐसे में उसकी माँ ने एक दिन उसे कहा, क्यों ना हम इसे तलाक दे दें और दूसरी लड़की से तेरी शादी कर दें। आलोक अवाक रह गया। नहीं माँ, ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता? 5 साल हो चुके हैं, एक बच्चा तक नहीं दे पाई वो हमें। और देखो तो हमेशा बुझी बुझी सी ही रहती है, जैसे उसका दिल और दिमाग कहीं और हो, किसी और के ख्यालों में खोई रहती है वो। तो हम भी कह देंगे चरित्रहीन है लड़की, किसी से चक्कर चल रहा है। अब क्या उसके लिए तू बेऔलाद रहेगा जिंदगी भर? माँ ने तलख्खी से कहा। आलोक निरुत्तर हो गया। उसके अपने मन में भी दिशा के लिए चल रहे संदेह जैसे गहरा उठे, क्योंकि उसने बहुत कोशिश की थी कि दिशा ऐसा क्यों रहती है बताए। अगर किसी बात को लेकर परेशान है तो वो साझा करे, ताकि उसका समाधान निकाला जा सके। परंतु उन सब का कोई फायदा नहीं निकला। आखिरकार आलोक ने भी अपनी माँ के आगे हार मान ली। दिशा ने ये सब सुना तो पत्थर की बन गई। अब ये ही सुनना बाकी रह गया था। वह ना तो रोई ना ही गिड़गिड़ाई, चुपचाप जहाँ कहा साइन कर दिए। 1 साल की सामान्य प्रक्रिया से उन दोनों का तलाक हो गया। दिशा बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हुई। डर डर के जीने से अच्छा है आज़ाद रहे। वैसे भी वो जिंदा लाश ही तो थी। जिंदगी तो जैसे खत्म ही हो गई थी। जिंदगी से सारे रंग उस घटना के बाद जैसे जुदा हो गए थे। घर में भी उसके माँ बाप अब बूढ़े हो चले थे। उन्होंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था और वो फिर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। अपने घर में ही छोटे बच्चों का ट्यूशन पढ़ाने लगी। साथ ही सोचने लगी, कहीं जॉब कर लूँगी तो माँ बाप पर बोझ न बनूंगी। ये सोचकर वो मन ही मन योजनाएं बनाती रहती। दिशा ने कई जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था। सारा दिन पढ़ने पढ़ाने में व्यस्त रहती।
बच्चों की संगति उसे बहुत अच्छी लगती थी। उनकी मीठी मीठी बातें उसके दिल का दर्द हर लेती और जब वो उनके बीच में होती तो बिल्कुल बच्चा ही बन जाया करती थी। कभी कभी खिलखिला के हंसती भी थी वो। उसे खुद आश्चर्य होता कि क्या ये वो खुद ही है। ऐसे ही दिन कट रहे थे कि एक दिन उसे वो खुशी भी मिली जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। उसका केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिक शिक्षिका के तौर पर स्थायी नियुक्ति हुई थी। उसकी पहली पोस्टिंग खुद के ही शहर में मिल गई थी। पहली बार वो इतना खुश रहने लगी थी। स्कूल और ट्यूशन दोनों चल रहा था। वो उसमें इतना व्यस्त रहने लगी कि अब उसका समय आराम से कटने लगा। कभी अकेले में उसे अपने बच्चे की याद आ जरूर जाती थी, पर वो अपने चारों ओर घिरे हुए बच्चों में उनका काल्पनिक चेहरा बुन लेती और अपनी सारी ममता उन बच्चों पर उड़ेल देती। बच्चों की वो बहुत चहेती बन गई थी। उनके पेरेंट्स शुरू में तो खुश थे कि ये एक अच्छी टीचर हैं जो इतना वक्त देती हैं, पर जब बच्चे उनके पास से लौट के ही नहीं आना चाहते तो वे शक भी करते कि ये मैडम कोई जादू तो नहीं करती हमारे बच्चों पर। जादू ही तो करती थी वो सब पर, अपने प्यार का जादू, बेपनाह मोहब्बत का जादू और दुलार संग पढ़ाई का जादू। उसे भी उन बच्चों से की बहुत आदत हो चली थी। ऐसे ही दिन महीनों में बीतने लगे और महीने साल में बीतने लगे। देखते ही देखते 15 साल गुजर गए और अब दिशा 47 साल की हो गई थी। एक दिन अचानक से दिशा को बहुत बड़ा झटका लगा जब उसका ट्रांसफ़र दिल्ली में कर दिया गया। दिल्ली का नाम सुनकर उस कुछ क्षण के लिए ही वो सिहर उठी थी। इस बात पर खुश हूँ या भयभीत उसे समझ न आया, लेकिन फिर उसने सोचा कि भगवान जो भी करते हैं उसमें कोई ना कोई भलाई छुपी ही होती है। जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ है तो वहाँ भेज रहे हैं तो मेरी कुछ भलाई ही होगी। महत्वपूर्ण ये है कि मैं अब आत्मनिर्भर हूँ। पूरी ज़िंदगी भी उन मासूम बच्चों के संग काट लूँगी तो कम है। उसे यहाँ के बच्चों को छोड़ने का दुख भी था, पर क्या कर सकती थी। आज उसे दिल्ली जाना था। सारे बच्चे उसके लिए अलग अलग कार्ड्स गिफ्ट्स लेकर आए थे। कोई सुंदर गुलाब बेला के फूलों का गुलदस्ता बनवा कर लेकर आया था। सभी बच्चों की आंखों में आंसू थे। मैम प्लीज़ आप मत जाइए हमें छोड़कर, एक बच्चे ने सुबकते हुए दिशा से लिपटते हुए कहा। दिशा को एक बार फिर अपने बच्चे की याद आ गई। उसे आज फिर लग रहा था कि आज एक बार फिर मैं अपने बच्चों को छोड़कर जा रही हूँ। उन बच्चों के आंसू, उनका इतना प्यार देखकर दिशा के आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो मन ही मन सोचती, कौन कहता इस दुनिया में प्यार की कमी है। देखो इन मासूम बच्चों को, जितना प्यार बटोर सकते हो बटोर लो, भर लो अपना दामन। बस भगवान का अपना अलग स्टाइल है प्यार देने का। जैसे तैसे दिशा उन बच्चों का प्यार लुटाकर उनसे विदा लेकर दिल्ली आ गई। दिल्ली आए 1 माह हो गया था। दिशा स्कूल के ही क्वार्टर में रहने लगी थी, तो नए स्कूल बच्चों और साथ के अन्य लोगों को समझने में भी व्यस्त रहती थी। यहाँ के बच्चे भी उसे बड़े ही प्यार करते थे। 1 महीने में ही उनसे भी लगाव हो गया था, परंतु ये जगह रह रहकर उसे अतीत में धकेल देती थी। कभी कभी दिशा के मन में अजीबो गरीब से सवाल उठ खड़े होते। क्या उसका बच्चा बच गया होगा? क्या अगर ऐसा है तो वो भी यहीं हो सकता है? अगर वो यहीं है तो क्या वो उससे कभी मिल पाएगी? सभी प्रश्नों के झंझावत में मन डोलने लगता और वो बेचैनियों के भंवर में डूबती उतरती रहती। कई बार मन छोटे बच्चे सा मचल जाता उसका, अपने बेटे को बस एक बार देखने के लिए। वो दौड़कर मंदिर में जाती और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, एक बार मुझे मेरे बेटे से मिला दो। अब मैं उसे कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं उस दुनियादारी से अब बहुत दूर निकल कर आ चुकी हूँ। मैं उससे माफ़ी मांग लूंगी अपने सारे गुनाहों की। वो अपने बेटे की एक झलक देखने को शहर के हर मंदिर की चौखट पर घंटों बैठी रहती कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। किसी से पूछे भी तो क्या पूछे, आज से कोई 26-27 साल पुरानी बात हो गई थी। कभी कभी छोटे बच्चों में अपने बेटे की एक ख्याली तस्वीर बुनती, फिर सहसा चौंक जाती कि वो तो अब जवान युवक हो गया होगा,
हो सकता है शादीशुदा हो, बाल बच्चों वाला भी हो। फिर एक भय सा भी उठता कि क्या पता उसे कोई जानवर खा गया हो या भूखा ही मर। ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा है, किसी महान मानव के घर में सुरक्षित है। यहाँ दिल्ली में भी वो छोटे आसपास के बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। इसी बहाने उसका वक्त भी गुजर जाता और फिर बच्चों के संग होते हुए उसे बहुत अच्छा भी लगता था। यहाँ सब उसका बहुत सम्मान करते। छोटी उम्र की लड़कियाँ उससे सिलाई बुनाई भी सीख लेती। उसकी एक अच्छी आदत थी कि वो उसे जो भी कुछ आता था किसी दूसरे को सिखाने के लिए हर पल तैयार रहती। इसी तरह उसके दिन कट रहे थे। बस एक ही मलाल रहता मन में कि कभी वो अपने बेटे से मिल पाएगी इस जन्म में कि नहीं। दिशा को शुरू से ही छोटे बच्चों का साथ बहुत भाता था, इसलिए वो जानबूझकर पहली दूसरी कक्षा ही अपने पास रखती थी। कितनी ही बार उसका प्रमोशन आया, पर वो ना तो बच्चों को और ना ही दिल्ली को छोड़कर जाना चाहती थी, क्योंकि यहाँ आने के बाद एक आस जगी थी उसके मन में कि क्या पता कब वो अपने बेटे से मिल ले। वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी। इतना लंबा अनुभव व बच्चों के संग इतना अच्छा व्यवहार देख कोई भी इस बात का ऑब्जेक्शन भी नहीं कर पाता था। कई बार उसे बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिल चुके थे। उसके लिए तो इन प्यारे बच्चों के साथ से बढ़कर कोई अवार्ड नहीं था। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। बच्चे स्कूल आ चुके थे, तो रेनी डे को भी घोषित नहीं किया जाता। अब वो उन्हें जैसे तैसे संभालना ही था क्लासेज में। दिशा सेकंड स्टैंडर्ड की क्लास टीचर थी और वो उसी कक्षा को चला रही थी। उसकी कक्षा के लगभग सारे बच्चे उसे टीचर कम अपनी मम्मी या दादी जैसा ही समझते थे। कई बार वो उसे भूल से अम्मा भी बुला जाते। फिर वो भी तो उन्हें रोज़ अच्छी कहानियाँ सुनाती, पोयम्स सिखाती। कोर्स का तो वो सब यूं ही जल्दी ख़त्म कर लेते, जिससे इन सब के लिए खूब वक्त मिले। आज भी बारिश के माहौल में सब कविता का पाठ कर रहे थे। पहली पंक्ति वो बोलती, फिर सब बच्चे पीछे से रिपीट करते, रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे। बच्चे को ये पोएम गाते हुए बड़ा मज़ा आ रहा था। अभी तक जो बच्चे रोने लगे थे, घर जाने की जिद कर रहे थे, वो भी झूम झूम कर कविता दोहराते हुए खुश होते जा रहे थे। उसके पास ये छोटे बच्चे अपने सभी बड़े छोटे कामों के लिए बेखौफ चले आते थे। मैम, मेरे जूते का फीता खुल गया। मैम, मेरी किताब का कवर उतर गया। इन सब बातों में बच्चे उसे लगाए रखते। उस क्लास में एक बच्चा था वंश, जो सबसे खास और प्यारा लगता था उसे। पता नहीं क्या कशिश थी उस नन्ही सी जान में। उसे गोद में उठाते ही उसे कुछ होने लगता था। ऐसा महसूस होता जैसे उसकी छाती में कोई तरल पदार्थ सा तैर जाता। इस उम्र में भी वो भी तो उस पर ऐसे अधिकार जमाता जैसे कोई घर का ही बच्चा हो। वो उसे जितना खुद से दूर रखना चाहती, मन उसको उतना ही पास लेकर आता। शायद कोई पिछले जन्म का नाता होगा इस बच्चे से मेरा। अगली पीटीएम 3 दिन बाद थी। उसने सब बच्चों की डायरी में लिख दिया कि इस बार सब अपने मम्मी पापा दोनों को साथ में लेकर आएंगे। उसे मन में कोई जिज्ञासा सी थी कि वंश के पेरेंट्स से मिलने की। आज वो बहुत व्यस्त थी, सारे पेरेंट्स से घिरी बैठी थी। वो सब अपने अपने बच्चों की बातें जान रहे थे और साथ ही साथ दिशा से तरह तरह के टिप्स भी ले रहे थे। एक बच्चे की माँ बोली, आप इन्हें कैसे समझाती हैं कि एकदम मान जाते हैं? जब से आपने फास्ट फूड खाने की मना किया है, अब ये घर का खाना खाने लगे हैं। दूसरी कहने लगी, टीचर जी, हमारा बच्चा घर में मोबाइल नहीं छोड़ता, क्या करें? पता नहीं, ये बच्चे सुनते ही नहीं। दोनों माता पिता बहुत दुखी थे। दिशा बोली, अगर इस छोटी उम्र में ये आपकी बात नहीं सुन रहे तो फिर किसकी बात सुनेंगे? जरा सोच कर बताइए। अरे बच्चे तो गिल्ली मिट्टी समान होते हैं, जिस आकार में चाहे ढाल लें। आप फिर अगर उनका मोबाइल छुड़ाना चाहते हैं तो पहले अपना मोबाइल छोड़िए। इन बच्चों को कुछ भी सिखाना नहीं होता, ये तो बस आपका अनुसरण करते हैं। वंश की मम्मी अकेली ही आ पाई थी। उन्होंने बताया कि उनके पति एक डॉक्टर हैं और उनका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, इस वजह से वो आ नहीं पाए, लेकिन एक बार आपसे ज़रूर मिलेंगे। वैसे मैम, वंश पहले बहुत शाय था,
स्कूल में ज़्यादा किसी से बातें भी नहीं किया करता था, पर अब तो सारे दिन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी बातें करता है, जिससे इसके पापा की उत्सुकता बहुत बढ़ गई है आपसे मिलने की। दिशा यूं ही मुस्कुराती रही और सबके जवाब देती रही। दिशा अब अपने अच्छे स्वभाव से न केवल स्कूल में लोकप्रिय थी, बल्कि सारे शहर में जहाँ से निकल जाती सब टीचर दीदी कह उनका बड़ा सम्मान करते। आज 2 दिन से वो बुखार में पीड़ित थी, लीव पर थी। ऐसे नाजुक समय में परिवार के किसी आदमी की जरूरत बहुत महसूस होती थी। कहने को सब अपने ही थे, पर आजकल बिना बताए आसानी से किसे पता चलता है कि पड़ोस में क्या चल रहा है। उसे भी लगा था मामूली बुखार है, एक आध दिन में ठीक हो जाऊंगी, क्यों किसी को परेशान करूं। बीमारी की हालत में उल्टे सीधे विचार मन में परेशान करते ही रहते थे। वही हाल दिशा का भी हो रहा था। क्या वाकई में मेरी युवावस्था में की हुई भूल एक गलती मात्र थी, या फिर वो मेरा कोई गुनाह था जिसकी माफ़ी मुझे इस जन्म में नहीं मिलेगी। आज वो खुद ही वकील और खुद ही जज बनी हुई थी। एक और वो सोचती कि उस उम्र में अक्सर गलती हो जाती है, पर उसकी इतनी बड़ी सज़ा, क्या ये न्यायोचित है? गलती इसे गलती कहते हो? किसी मासूम को जब पालना ना हो तो पैदा करके किसके हवाले छोड़ा था? दूसरी तरफ आवाज़ आती, मैं मजबूर थी, खुद निर्णय नहीं कर सकती थी। मेरे घर वालों के निर्णय ही मान्य था उस समय। घर वालों को न घसीटो बीच में, अपने कर्मों का फल हमें खुद ही भुगतना पड़ता है। ये अदालत न जाने कितनी देर चलती कि तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने कमज़ोर स्वर में कहा, कौन है? अंदर आ जाओ। उसके सामने एक लंबा गौर वर्ण और बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति खड़ा था। वो मंत्रमुग्ध सी उसे देखने लगी। अभी कुछ समझ पाती कि वो है कौन, इतने में वंश दौड़ते हुए आकर उसे लिपट गया। ओह, तो आप वंश के पापा हैं। दिशा ने उठना चाहा, पर डॉक्टर वेद ने उन्हें लेटे रहने को कहा और बोले, मैम, मैं वंश का पिता डॉक्टर वेद। वैसे तो आपसे मिलने की बहुत दिनों से ख्वाहिश थी, परंतु आप 2 दिन से स्कूल नहीं आई तो वंश बहुत परेशान रहने लगा। ये आपसे बहुत अटैच्ड है। जब 2 दिन से आप स्कूल नहीं आई तो मुझे आज यहाँ ले आया। उसने प्यार से वंश को निहारा। वो खुद भी सभी बच्चों को बहुत मिस कर रही थी। आप क्या मेडिसिन ले रही हैं? लाइए, मैं आपको चेक कर लेता हूँ, कहकर वो उनके पास आया। अरे, आपको तो बहुत तेज बुखार है। लाइए अपना हाथ दीजिए, मैं आपकी नब्ज देख लेता हूँ। दिशा ने जैसे ही उसके हाथ में अपना हाथ देना चाहा, उन्हें बहुत ही तगड़ा सा झटका लगा। जैसे ही उन्होंने डॉक्टर वेद के हाथ देखा, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। बिल्कुल उसी तरह सीधे हाथ में 6 उंगली। उसे तुरंत लगा कि यही मेरा बेटा है, परंतु फिर उसने अपने दिमाग में आए विचारों को झटका देते हुए सोचा, यह जरूरी तो नहीं कि सिर्फ मेरे ही बच्चे के हाथ में 6 उंगलियां हों, और भी तो लोग हैं जिनके 6 उंगलियां होती हैं। वह उसी उधेड़-बुन में अपने आप में खोई हुई थी कि डॉक्टर वेद ने कहा, क्या हुआ टीचर जी? आप क्या देखने लगी? ओह, शायद मेरी उंगली। वो हंसा। लोग बताते हैं जन्म से ही ये ऐसी ही है। बेटा, तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? वो हकलाते हुए बोली, बड़ा अभागा हूँ जी मैं। जिसने पैदा किया वो कोई रईस जाति थी, मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर चली गई। नाजायज औलाद हूँगा मैं उसकी। अरे, पालने की हिम्मत न थी तो तभी मार क्यों न दिया। खैर, फिर लगता है, क्या पता कोई मजबूरी रही हो। दिशा ने देखा। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर घृणा, गुस्सा और रोष के मिले जुले भाव थे। वो बोलता रहा, वो तो भला हो एक दंपत्ति का जिन्होंने मुझे वहां से उठाकर पाला पोसा और एक अच्छा इंसान बनाया, लेकिन वक्त का सितम तो देखिए, वो भी एक दुर्घटना का शिकार बन गए। अब तो बस हम 3 ही बचे हैं परिवार में। दिशा की आवाज़ उसके हलक में घुट के रह गई। वो भी बोलने सुनने समझने लायक नहीं थी। कितना इंतज़ार किया था उसने इस पल का, और आज वो समय भी आ गया। लेकिन इस तरह जीवन में कई बार मनुष्य बहुत मजबूर हो जाता है। सारी कोशिश करने के बाद मनचाही वस्तु से मिलती भी है तो कहीं ना कहीं एक भारी कीमत चुकाने के बाद
और वो चीज़ हाथ में आने तक उसके साथ न जाने कितनी नई मुसीबतें, रुकावटें जुड़ी हुई होती हैं। ऐसे ही ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। दिशा को भी यूँ तो उसका वर्षों से खोया हुआ बेटा मिल गया था, पर कितनी मजबूर थी वो, चाह के भी उसे ये नहीं बता पा रही थी कि वो ही उसकी अभागी माँ है, जिसे से वो इतनी घृणा करता है। इस बात का दिशा के दिलो दिमाग पर कुछ ऐसा असर हुआ कि वो जैसे हंसना भूल गई। सांस लेती थी पर जीना कहीं गुम सा हो चुका था। कोई इतना करीबी भी ना था जो उसके इन बदलावों को नोटिस करता, पर दिनों दिन उसकी तबीयत खराब रहने लगी। वो बुखार के ही पीछा नहीं छोड़ रहा था, कभी उतर जाता कभी चढ़ जाता। वो भी जीवन से निराश हो चली थी। अभी तक एक आस तो थी मन में बेटे से कभी मिलने की, पर वो मिलेगा वो भी इस तरह उसने कभी सोचा न था। एक आध बार उसके बेटे डॉक्टर वेद का फ़ोन भी आया था उसका हाल चाल जानने के लिए कि अब उनकी तबीयत कैसी है। वो टाल जाती ये कहकर कि वो बिल्कुल स्वस्थ है। उसे लगता, क्या बताऊं उसे, वो मेरा कौन लगता है और मैं क्या समझाऊंगी और वो क्या समझ पाएगा। कई बार हम सारी ज़िंदगी लड़ते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और जब मंजिल हमारे सामने होती है हिम्मत हार जाते हैं और हथियार डाल देते हैं। वही हाल दिशा का भी था इस वक्त। अब फिर काफ़ी दिन से दिशा स्कूल से छुट्टी पर थी, तबीयत खराब होने की वजह से। फिर एक दिन दोबारा डॉक्टर वेद अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर उनसे मिलने आया, और जब देखा कि दिशा अचेत अवस्था में पड़ी है, उनकी हालत तो पहले से बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, वह पहले से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, तो डॉक्टर वेद ने ही उन्हें उसी नर्सिंग होम में दाखिल करवाया जहां वो काम करते थे। कोई अनजानी डोर दिशा की ओर लगातार खींच रही थी। अपने सीनियर डॉक्टर से उसने दिशा की गिरती तबीयत के बारे में डिस्कस किया कि आखिर क्या कारण हो सकते हैं कि वो दिनों दिन कमज़ोर हो रही है। कोई दवाई वर्क ही नहीं कर रही हो जैसे। उन्होंने बताया, ऐसा लगता है कि इनको कोई बड़ा सदमा लगा है। ये कुछ अस्पष्ट सा बड़बड़ाती भी हैं। फिर डॉक्टर वेद ने उन्हें कुछ समय ऑब्जर्व किया। डॉक्टर ठीक ही कह रहे थे, वो बड़बड़ाती है, मेरा बच्चा, माफ, माफ़ी, मेरा राजा, और फिर अचेत हो जाती है। डॉक्टर वेद ने मन ही मन कुछ निश्चय किया और वो उनके घर गया। उसके पास घर की चाबी थी। उस दिन उसने वहाँ उनका सामान टटोला कि शायद कोई सुराग लगे उनकी परेशानी का। खोजने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। डॉक्टर वेद के हाथों उनकी डायरी लग गई जिसमें वो अपना पूरा दिल खोल कर रख दिया करती थी। अकेलेपन का यही तो साथी था उनका। उनकी पूरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह खुलती जा रही थी। जैसे ही वेद ने डायरी का एक एक पन्ना पढ़ा, उसका दिल दहलने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ध्यान आ रहा था वो दिन जब वो उसकी उंगलियों को एकटक देख रही थी। तो क्या ये ही मेरी माँ है? ओह! कितना भला बुरा कह दिया मैंने उसे उस दिन उन्हें। वो मन ही मन बहुत पछताने लगा। अपनी माँ की डायरी पढ़कर उसे एहसास हुआ कि हर ऐसी औरत जो बिन ब्याही माँ बन जाती है, उसकी मजबूरियाँ समझनी चाहिए। ये एक गलती है जिसके लिए और बहुत से कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं। ऐसे में व्यक्ति को सहानुभूति की ज़रूरत होती है, ना कि घृणा और उपेक्षा की। एक उम्र ऐसी होती है कि जब इंसान से गलती तो हो जाती है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। उसका अपनी माँ के लिए प्यार उमड़ पड़ा। आखिर वो ही उसकी माँ थी। वेद जल्द ही मन कुछ निर्णय लेते हुए नर्सिंग होम पहुंचा। उसने तुरंत दिशा को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाया और अपने साथ घर ले आया, और उसने दिशा का हाथ अपने हाथों में लेकर उनके कानों में हल्के से फुसफुसाया, माँ, मेरी प्यारी माँ, मैं तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा राजा बेटा। दिशा के शरीर में कुछ हरकत हुई। बार बार ये सुनकर धीरे धीरे उनकी बेहोशी टूटी, और वेद को अपने सामने देख, उसे इस तरह से प्यार से माँ पुकारते देख, उसके निर्जीव शरीर में भी मानो प्राण डाल दिए हों। जब दिशा को होश आया तो उसने देखा वह अस्पताल में नहीं है, तो उसने डॉक्टर वेद से कहा कि मैं कहाँ हूँ। डॉक्टर वेद ने कहा, माँ, मेरे माता पिता नहीं हैं,
तो मैं तुम्हें अपनी माँ बनाना चाहता हूँ। वंश को भी दादी का प्यार मिल जाएगा और मुझे भी माँ का प्यार मिल जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया हूँ। अब तुम यहीं हमारे साथ रहोगी। और वेद उसे अब अपना सारा प्यार न्यौछावर कर देता। बहुत जल्द अब वो स्वस्थ होने लगी। सब आश्चर्यचकित थे कि ये क्या जादू हुआ है उस पर। और वो एक तरफ वेद अपनी बहू और दूसरी तरफ वंश अपने प्यारे पोते को देख देख कर निहाल हो उठती। उसे जैसे सारे संसार की खुशियां मिल गई थी। अब सच ही कहा है किसी ने, भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। भले ही देर से सही, भगवान ने उसे उसके बेटे से मिला दिया। वेद और उसकी पत्नी ने दिशा जी को वो सारा प्यार और स्नेह लौटा दिया जिससे वो उम्र भर वंचित रही थी। दोनों अपनी माँ की बहुत सेवा करते और अपना कीमती समय उनके साथ बिताते। उसके बाद कभी दिशा जी के जीवन में कष्ट नहीं आए। वो अपने बेटे बहू और पोते के साथ सही खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी थी अभागी माँ। ये आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी पसंद आए हो तो इसे लाइक शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।